नमस्कार सभी को। फंडामेंटल सीरीज के इस तीसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है फिर से। अब से पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझा था। आई होप वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और आपने अपने दोस्त या आपके जो रिलेशंस में हैं, जो लोग इस मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, आप उन्हें भी जरूर फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी सीख सकें और समझ सकें। मैं चाहता हूं जो कंपनी का एनालिसिस आप लोग अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट होके करें। ये सीरीज लंबा होगा। मैं अभी सिर्फ बेसिक बातें ही कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें, जो चीजें की मिसिंग होती है, लोग नहीं देखते हैं या उनका देखने का एंगल अलग होता है। तो मुझे जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस लाइन से ही चल के मैंने अच्छे रिजल्ट पाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अगर सीरियसली चीजों को लेंगे तो आपको भी रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे, है ना। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बैलेंस शीट होगा। जैसे पिछला वीडियो में मैंने प्रॉमिस भी किया था आप लोगों से। हम लोग बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है। देखिए, बैलेंस शीट के अंदर में आपको कई सारे कॉलम दिखेंगे, लेकिन उसमें से हमें अपने काम के कॉलम को ही देखना है और अपने काम के कॉलम को ही हमें समझना है ना। दो मेन पार्ट है बैलेंस शीट के अंदर में। एक एक है एसेट और दूसरा है लायबिलिटी। एसेट को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं फर्दर। एक होता है आपका जो नॉन करेंट एसेट होता है और एक होता है आपका करेंट एसेट होता है। लाइक दैट लायबिलिटी भी हमारे दो पार्ट में होते हैं। एक होता है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी और एक होता है करेंट लायबिलिटी। अब ये नॉन करेंट क्या है और करंट क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो आपके लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी है, या नॉन करंट एसेट का मतलब होता है जो आपके ऐसे एसेट जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ में है, आपके पास में रहेगा। करंट का मतलब होता है जो आपके पास में शॉर्ट टर्म के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में लैंड है तो लैंड आपके पास लंबे समय तक रहेगा, तो लॉन्ग टर्म एसेट में उसकी काउंटिंग होगी। तो ऑब्वियसली अगर आप एक कंपनी के ओनर हो, आपने लैंड बाय किया है, तो उस लैंड को आप सेल नहीं करने जा रहे हो, वो आपके पास सब दिन के लिए रहेगा। आपका किस नेचर का बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग अपने लैंड पे आप जो भी डेवलपमेंट करना होगा आप करेंगे। शॉर्ट टर्म एसेट की मैं बात करूं तो कंपनियां अपने प्रॉफिट में से इन्वेस्टमेंट भी करती है ना। कई सारी कंपनियां हैं जो स्टॉक भी अलग अलग कंपनियों के खरीद के रखती है। तो वो स्टॉक का जो वैल्यू होगा वो उनका एसेट ही होगा, बट वो शॉर्ट टर्म एसेट होंगे। उसको हम लॉन्ग टर्म एसेट नहीं बोल सकते हैं उसको, है ना। ऐसे ही लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? सपोज कंपनी ने कोई प्लांट खरीदा, है ना, और उस प्लांट को खरीदने के बाद बैलेंस शीट में जो लिखा जाएगा, एसेट कॉलम में लिखा जाएगा 5 लाख। कंपनी ने 5 लाख का एसेट लिया। अब इस एसेट को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया? मैं अगर कंपनी का ओनर हूं तो क्या मैं अपने पॉकेट से पैसे दूंगा? नहीं। आधा मैं अपने प्रॉफिट से पे करूंगा। और अगर प्रॉफिट नहीं हो, तो मैं पे नहीं करना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट को मैं किसी और मीनिंग में यूज कर रहा हूँ, इन दैट केस मैं लोन लूंगा, बोरिंग करूंगा, है ना। लोन लेना एक बहुत सामान्य चीज है कंपनियों के लिए। अब ये लोन उस कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होगा।
वो लोन उन्हें वापस भी करना है, रिटर्न भी करना है। तो अगर एसेट कॉलम में 5 लाख रुपए मेंशन किया हुआ रहेगा, तो लाइबिलिटी कॉलम में भी 5 लाख रुपए मेंशन किया होगा। इसीलिए बोला भी जाता है बैलेंस शीट में एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज। थोड़ा डिटेल में अगर जाएंगे आप, तो एसेट इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, नॉट ओनली लाइबिलिटी, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, वो आपका एसेट होता है। ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं और थोड़ा हम लोग स्क्रीनर पे जाके देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या कॉलम होते हैं और इन कॉलम्स को हमें कैसे देखना चाहिए। जो चीज मैं भी आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा था, सेम थिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बैलेंस शीट के अंदर में जब आप जाएंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर में आपको दो चीजें दिखेंगी। एक दिखेंगी आपको एसेट और दूसरा दिखेगा आपको लाइबिलिटी। ये एसेट जो होता है, ये इक्वल टू होता है लाइबिलिटी। यही हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं। बट मेरे हिसाब से एसेट इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये हम लोग आगे के वीडियो में जब हम लोग वैल्यू एनालिसिस वाले पार्ट में आएंगे, बेसिक्स क्लियर करने के बाद, वहां पर मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा मैंने ऐसा क्यों बोला है। एसेट दो तरह के होते हैं, नॉन करेंट एसेट और एक करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए है, और करेंट एसेट है जो शॉर्ट टर्म के लिए अप्लीकेबल होता है। ऐसे लाइबिलिटी भी दो पार्ट में डिवाइड है, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी मीन्स लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी, और करेंट लाइबिलिटी मीन्स शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए। जब आप बैलेंस शीट ओपन करेंगे किसी कंपनी का, तो आपको उसमें दिखेगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो आप कंफ्यूज मत करना, नॉन करेंट और करंट लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। नॉन करेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के, है ना, और करंट का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जब लोन लिया है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लेकिन अगर मैंने लैंड खरीदा है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, लाइक दैट, है ना। सो अगर मैंने कोई एसेट बाय किया है, प्लांट या मशीनरी, और उसको बाय करने के लिए अगर 5 लाख रुपये हमने एक्सपेंस किया है, तो बैलेंस शीट में एसेट कॉलम में 5 लाख को मेंशन किया जाए। बट अब ये एक्सपेंस के लिए पैसे कहाँ से आए, वो पैसा जो होगा उस कंपनी के लिए लायबिलिटी होगा, क्योंकि अगर मैं लोन से बाय करूं या प्रॉफिट से बाय करूं, प्रॉफिट मेरे अकेले का नहीं है, मेरे साथ मेरे शेयर होल्डर का भी है। अगर मैं उसके प्रॉफिट में से अगर मैं कुछ निकाल के कुछ एसेट को बाय करने जा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक लायबिलिटी ही होगा। इसीलिए बोला जाता है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी। आई होप ये सबको क्लियर होगा। मैं बहुत सामान्य भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एसेट क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होता है। ठीक है, स्क्रीनर्स के साइट पे जब आप जाएंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे, बैलेंस शीट को जब आप ओपन करेंगे, तो बैलेंस शीट में कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। कई सारे कॉलम आपको इस बैलेंस शीट के अंदर में दिखाई देगा, है ना। इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट, अदर लायबिलिटी, बोरोइंग, रिजर्व, इक्विटी कैपिटल। अब इतने सारे कॉलम हैं, इतने सारे कॉलम में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या इन सबको मैं एक ही तरह से देखूं, या मैं इनको अलग अलग तरीके से मैं देखना होगा। आप सोच के देखिए, एक कंपनी है विप्रो, आईटी की कंपनी। अब ऐसी जो कंपनी आईटी के लिए काम कर रही है, उसके अंदर में अगर मुझे पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या देखूंगा, उसने लैंड कितना बाय किया है, ये तो मैं नहीं देखने जाऊंगा। ऐसे ही लाइक दैट एक एफएमसीजी कंपनी है ना, उसके लिए मुझे क्या देखना चाहिए,
अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए मुझे क्या देखना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैं देखूंगा उसके पास में मशीनरी है कि नहीं है, प्लांट और मशीनरी उसके पास में है तो कितने हैं, लैंड उसके पास में कितना है, जो उसने फैक्ट्री लगा रखी है अपनी जमीन खरीद के वहां लगा रखी है या उसने लीज किया हुआ है, वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एफएमसीजी कंपनी है तो एफएमसीजी कंपनी को क्या होता है, सेल तो हो जाता है बट पैसे समय पर नहीं मिलते हैं। वहां पर मुझे ये देखना होगा जो उनके पास में ऐसा कौन सा फंड था जो उनको अभी तक नहीं मिला है, वो रिसीवेबल में जाके मुझे दिखेगा। लाइक दैट, जैसी कंपनी होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस बैलेंस शीट को रीड करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर में कुछ इंटरेस्टिंग चीज की हम लोग बात भी करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग रेशियो की भी बात करेंगे भी यहाँ पर। बोरोइंग का एक कॉलम होता है, अब बोरोइंग में भी आप जाके देखिए, आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिखेगा, लीज लायबिलिटी दिखेगा। अदर लायबिलिटी कॉलम में आप जाके देखिए टैक्स पेएबल कितना है। देखिए लायबिलिटी, टैक्स जो ट्रेड पेएबल मीन्स जो हमने कहीं से कुछ मटेरियल बाय किया था, जो उसको मुझे पे करना है, दैट इज माय लायबिलिटी। लेकिन जो मुझे रिसीव करना है, सपोज मैंने किसी को अपना माल बेचा है, माल बेचने के बाद पैसा मुझे मिलना है, तो वो जो होगा वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल होगा। तो ट्रेड रिसीवेबल जब भी होगा वो मेरा एसेट होगा। ठीक है? कभी भी आप देखेंगे कंपनी, किसी भी कंपनी में आप देखिए टोटल लायबिलिटीज वाला कॉलम को देखिए, 57, 93, 175। ठीक है ना, ये लायबिलिटी दिखा रहा है। यहाँ एसेट वाला कॉलम में देखिए ये सेम नंबर मिलेंगे आपको, 57, 93, 175, 807। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक चीज बोला, जो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होता है। अब जब बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको यही दोनों नंबर ऐसे दिखेंगे। अगर आपको एसेट में जो नंबर दिख रहा है आपको समझना चाहिए लायबिलिटी इतना ही होगा। अब ये लायबिलिटी कहाँ कहाँ है ये हमें समझना होगा, और ये समझना होगा मुझे अकॉर्डिंग टू कंपनी, कैसी कंपनी है उसके अकॉर्डिंग हमको ये चीज समझना होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर में? इंपॉर्टेंट आपको देखना ये है, सपोज मुझे फिक्स एसेट देखना है, अभी लैंड देखना है, तो ठीक है चलो ये जो कंपनी, जो भी कंपनी है ये, ठीक है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंस होगा इसका लैंड का या नहीं होगा, है ना। प्लांट मशीनरी इसके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है ना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए लैंड कहीं एक्वायर कर रहा है, प्लांट मशीनरी अपना बढ़ा रहा है ना, इक्विपमेंट्स उसके बढ़ रहे हैं, तो ये मैटर करेगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। लेकिन अगर कोई आईटी कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी है ना, सर्विस कंपनी है, तो वहां पर ये चीजें उतना मैटर नहीं करता है। इन चीज को हम लोग समझेंगे आगे भी, धीरे धीरे। अभी एक बड़े बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए, फिर आगे हम लोग इन चीजों को जब हम लोग टोटल एक साथ देखना स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से रेशियो को देखना है कंपनी के अकॉर्डिंग, है ना, वैल्यू इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, वहां पर हमें कहाँ कहाँ फोकस रखना चाहिए, ये सब जब आगे जाके ये सब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो धीरे धीरे ये चीजें आपको क्लियर होती चली जाएगी। अभी प्रेजेंट में आपको ध्यान ये रखना है, जो फोकस, मेरा पॉइंट है आपको कहाँ फोकस रखना चाहिए। फोकस रखना चाहिए आपको रिटेन अर्निंग ग्रोइंग पे। कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है ना, ये प्रॉफिट को रिटेन कैसे कर रही है ना। अब देखिए होता क्या है, एक चीज आप लोगों ने नाम सुना होगा, बायबैक, शेयर बायबैक का। मैं थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। और एक और चीज आपने सुना होगा, डिविडेंड। जो पुराने इन्वेस्टर होंगे आप उनके मुंह से सुनते होंगे जो डिविडेंड कितना देती है ना। देखिए डिविडेंड मेरे हिसाब से एक ओल्ड मेथड है। आज के समय में
अब मैं एक कंपनी आपको दिखाता हूँ। बहुत फेमस कंपनी है, टीसीएस। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के पास में आप जाके देखिए कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है और इस प्रॉफिट का कितना परसेंट कंपनी डिविडेंड में दे दे रही है। ये देखिए डिविडेंड पे आउट। कंपनी ने जो कमाया 100% बांट दिया। यहाँ देखिए, जो कमाया 100% बांट दिया डिविडेंड में। यहाँ पे जो कमाया 50% बांट दिया डिविडेंड में। यहाँ पे जो कमाया इसने 94% बांट दिया डिविडेंड में। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी नहीं होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। बट डिविडेंड का एक सर्टेन परसेंट होना चाहिए। कितना परसेंट तक का डिविडेंड पे आउट कंपनी कर रही है। और जब भी आपको डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड में जो भी आपके पैसे बनते हैं उस पैसे पर टैक्स लायबिलिटी आपका होता है। वो टैक्स आपको पे करना होता है। इसकी जगह कंपनी अब जो नई चीज लेकर आई है वो लेकर आई है बायबैक। बायबैक में कंपनी क्या करती है? बायबैक कंपनी क्या करती है बायबैक में? सपोज कोई स्टॉक है, कोई एक शेयर है ना, उसका वैल्यू है 500 रुपये का। है ना, कंपनी बोलती है हम बायबैक लेके आ रहे हैं। और जब वो बायबैक लेके आती है ना, तो वो बायबैक का प्राइस जो है वो 600 रुपये रखती है। ठीक है, और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं बायबैक के लिए। आपके पास रिटेल पार्टिसिपेंट कितना होगा, है ना, इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेंट कितना परसेंट का होगा, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के लिए कुछ सर्टेन टाइम पीरियड होता है, जितने पीरियड से आपके पास में वो होल्डिंग में भी होना चाहिए स्टॉक। कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ये सब चीजें डिटेल में समझेंगे फिर हम लोग कभी। फिलहाल आप सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करिए। कंपनियां डिविडेंड की जगह ये नई चीज लाई है, बायबैक। है ना। अभी क्या है, या तो कंपनी आपको अपने प्रॉफिट में से उठा के डिविडेंड दे दी, 5 रुपया पर शेयर, 10 रुपया पर शेयर, 20 रुपया पर शेयर, वट। अब आपके पास में जितना भी होल्डिंग था उसके अकॉर्डिंग आपको पे आउट मिल जाता है आपके अकाउंट में। दूसरा तरीका है, आपके पास में 50 शेयर है और कंपनी बाय बैक लाया 600 का प्राइस पर। आपने उस बायबैक में पार्टिसिपेट किया, आपके स्टॉक को 600 रुपया में कंपनी ने बाय कर लिया। आपके पास 50 स्टॉक था, है ना, 500 रुपया उसका भाव चल रहा था, 600 रुपया, 100 रुपया पर स्टॉक आपको बायबैक में आपने पार्टिसिपेट किया और आपको एडवांटेज मिल गया, आपको उतना प्रॉफिट मिल गया। अब बायबैक में कंपनियां दो तरह से इन्वेस्टर का प्रॉफिट कराती है। दो तरह से कैसे कराती है, आप समझिए एक चीज को। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके 100 तो बहुत कम हो जाएगा, 10,000 शेयर है किसी कंपनी के, है ना, और इसमें से आप 100 शेयर आप होल्ड करते हो। आपने सोच के बताना आप कितना परसेंट शेयर होल्ड कर रहे हो। अब परसेंट में निकालेंगे तो ये 1% होगा, है ना। 100 × 100 10,000 होता है। तो आपके पास में होल्डिंग 1% है। नाउ कंपनी बाय बैक लेके आई 5,000 शेयर का। बाय बैक मतलब कंपनी कंपनी ने उस 500 शेयर को जो ओपन मार्केट पे था वहां से उसने वापस खरीद लिया। अब जब वापस उसने खरीद लिया, 10,000 शेयर ही थे, 5,000 उसने बाय बैक में वापस ले लिया। अब मार्केट में उसके शेयर कितने बचे? 5,000 शेयर ही बचे।
इतने ही बचे उसके पास से शेयर। अब आपने इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो आपके पास में अब भी उतने ही शेयर बचे हुए, 100 शेयर। तो अब आपका परसेंट होल्डिंग कितना हो जाएगा? अब आपका परसेंट होल्डिंग कितना हो जाएगा? अब करके देखिए। 5000 में अगर 100 शेयर है तो आपका परसेंट होल्डिंग कितना हो जाएगा? ये 2% का हो जाएगा। और जो शेयर होल्डिंग है वो हमारे क्या बोला जाता है, जो भी हम जितना भी परसेंट हम होल्ड करते हैं उतना परसेंट हम उस कंपनी को ओन करते हैं। तो हमारा ओनरशिप का परसेंट बढ़ा। आइदर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, आइदर बायबैक में पार्टिसिपेट करके कंपनियां उनको को फायदे करा रही है ना। जिन लोगों ने बायबैक में पार्टिसिपेट किया, 500 रुपये में का भाव चल रहा था, 600 रुपये का भाव में उनसे खरीद लिया। और जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया उनका शेयर होल्डिंग का परसेंट भी बढ़ गया। तो डिविडेंड देने से बेहतर तरीका कंपनी ने ये निकाला है ना, जहां पर कि लायबिलिटी भी आपके ऊपर में नहीं आती है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज एक और होता है कंपनी को देखना, क्या होता है लायबिलिटी में। जैसे स्टार्टिंग में हमने बात किया था, तो एसेट है तो एसेट जो हमने खरीदा, तो एसेट हमने कहाँ से खरीदा? और सपोज हमने कर्जे लेके खरीदा, है ना, कर्जा तुमने ले लिया, तो कंपनी के ऊपर में कर्जा हो गया, वो कंपनी का लायबिलिटी हो गया, लायबिलिटी कंपनी को पे भी करना पड़ेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा टर्म है, काफी लोग उसको यूज करते हैं फंडामेंटल के अंदर में, है ना। मैं उस रेशियो का नाम भी बोल देता हूँ, आप लोग रिकलेक्ट भी कर लेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो। जो लोग फंडामेंटल थोड़ा पहले से देख रहे हैं बहुत अच्छे से परिचित होंगे। एंड बहुत से लोग इस चीज को देखते हैं। मेरा अपना मानना है जो डेट टू इक्विटी रेशियो देखने की जरूरत ही नहीं है। कंफ्यूज हो सकते हैं आप। डेट टू इक्विटी रेशियो देखने की जरूरत नहीं है। अभी देखना क्या चाहिए, है ना। अब आप समझो एक कंपनी है, मैं एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कंपनी है, इसके 10,000 शेयर हैं इस कंपनी के। ठीक है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी हमारे पास में बी है। इसके पास में 10,000 शेयर है और यही 10,000 शेयर इसके पास में भी है। दोनों कंपनी के पास में शेयर इतना ही है। अब मैं कर्जे की बात करूं, इस कंपनी के पास में 100 CR का कर्ज है, डेट है। और यही 100 CR का डेट इस दूसरी कंपनी के पास में भी है। अब मैं बोलूं आपसे, आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करो? मैं मार्केट कैप की भी बात नहीं कर रहा, है ना। इस शेयर की प्राइस कितना है, इस शेयर की प्राइस कितना है, और रखना है तो हम रख भी सकते हैं, है ना। मान लेते हैं इसका कंपनी ए का शेयर जो है वो 100 रुपीज के रेट में अवेलेबल है, कंपनी बी का शेयर जो है वो 110 के रेट में अवेलेबल है। मार्केट कैप भी आसपास में ही है। आप बाय किसे करोगे? सोचो आप लोग 1 मिनट। अब यहीं पर मैं एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ। ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है 10 CR की, और ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है
50 CR, चलो 50 ज्यादा ना हो जाए कहीं लगे आप लोगों को। 20 CR की ले लीजिए। है ना। ये इसका डेट है। ये इसका डेट है। ये इस कंपनी की प्रॉफिट है। और ये इस कंपनी का प्रॉफिट है। अब आप बताओ किसको बाय करोगे। जब तक मैंने सिर्फ इन दो चीजों की बात की थी, क्या आपके पास में कोई क्लैरिटी था? यहां तक आपके पास में कोई क्लैरिटी था आप किसको बाय करोगे? लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, क्या अब आपके पास में क्लैरिटी है? तो सिर्फ एक कॉलम के को ऐड कर देने से आपके पास में एक क्लैरिटी आ जा रही है। तो जब जो चीजें हमें क्लैरिटी दे रही है कंपनी को समझने के लिए, हमें वही कॉलम को यूज करना चाहिए। सो आज तक अगर आप इस चीज को यूज कर भी रहे थे, डेब्ट इक्विटी, अब इसको आप छोड़ दीजिए। आप यूज करना स्टार्ट करिए डेट टू प्रॉफिट। यहीं से आपको क्लैरिटी आएगा। समझ रहे हैं? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं रेशियो को एक्सप्लेन करूंगा जब जहां जिस रेशियो को एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। अब से पहले भी हमने कुछ रेशियो को एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में, है ना। आज मैं आपके सामने में एक नया रेशियो लेकर आया, डेट डेट टू प्रॉफिट। ये रेशियो आपको मिल जाएंगे, रेशियो कॉलम में आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिल भी जाएगा। ये देखिए आप, डेट टू प्रॉफिट। है ना। एक और रेशियो है, ये आएगा जब अगली वीडियो में मैं आऊंगा कैश फ्लो एनालिसिस में, वहां पर मैं इसकी बात करूंगा। आपको लगभग क्लैरिटी आ जाएगी जब मैं कैश फ्लो एनालिसिस की वीडियो में आऊंगा तो। कैश फ्लो एनालिसिस के बारे में बोला जाता है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। कंपनियां प्रॉफिट दिखाती तो है, क्या सच में प्रॉफिटेबल होती है? बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो। आज का वीडियो हमारा बैलेंस शीट पे ही था। बैलेंस शीट में हम लोग कंपनी के हिसाब से चीजों को देखते हैं। कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, उसके हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। है ना। लोन यही देखते हैं, कर्ज को हम लोग यहीं पे देखते हैं। है ना। इसमें भी आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है, इसको हम लोग डिटेल में भी समझने की कोशिश करेंगे आगे। है ना। लाइबिलिटी में भी आपको दिखेगा, कई सारी चीजें दिखेगी, कहाँ कहाँ लाइबिलिटी है कंपनी की। तो जब हम लोग सेक्टर के हिसाब से चलेंगे, फिर वहां पर हम लोग इसका डिटेल में बात करेंगे। छोटा ही वीडियो था आज का बैलेंस शीट का। आई होप आप लोगों को बैलेंस शीट एनालिसिस में कुछ चीजें समझ में आई होंगी, जो बैलेंस शीट मुझे कैसे देखना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही है। नमस्कार सभी को। देखिएगा जरूर।
वीडियो को ध्यान से, और अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करिएगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब से हमारा भी मोरल हाई होता है ना। और नए वीडियो बनाने के लिए, नई नई चीज सिखाने की हमारी भी इच्छा होती है फिर। तो थोड़ा रिस्पॉन्स किया करिए। अगर आपको कभी ऐसा लगे जो वीडियो में कुछ चीजें समझ में नहीं आई, आप कोई डाउट पूछना पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हैं। या जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया भी था, मैं बहुत जल्दी एक ग्रुप भी बना दूंगा, अब सिर्फ इस चैनल के लिए। मोस्टली टेलीग्राम पे ग्रुप होगा, कोई टिप या कॉल का ग्रुप नहीं होगा। आपके डाउट के ग्रुप होंगे वो, आप अपने डाउट वहां पर रख पाएंगे, और वहीं पे मैं आप लोगों का डाउट क्लियर भी कर दूंगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं लाइव में आकर क्लियर कर दूंगा। बट ये सब अभी नहीं, आगे जाके। पहले हम लोग एक एक करके एक एक टॉपिक को समझते हैं पहले, हमें क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। बहुत सारे कॉलम आपको दिखते हैं स्क्रीन के ऊपर में, सभी रेशियो पर हम लोग आएंगे। नॉट ऑल, जो हमारे काम की है, जो हमें देखना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी चीजें होती है वहां पर। हमें सिर्फ देखना है वो, हमें समझना है वो जो हमारे काम की है, जो हमारी जरूरत की है। धन्यवाद। नमस्कार।